दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे गाजा से इजराइल अपनी सेना को धीरे 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 निकालना शुरू कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल अब गाजा से जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो इस जंग को दूसरे इलाकों में भी शिफ्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि जो गाजा की जंग है वो अगर खत्म हो तो जंग इजराइल का खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जंग शिफ्ट हो जाना चाहिए हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की तरफ। यानी वो लेबनान में जंग शुरू करना चाहता है और इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका भी बीच बचाव में आने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा के बाद इजराइल किसी और मोर्चे पर जंग शुरू कर दे या किसी और इलाके में घुसकर जंग करना शुरू कर दे, क्योंकि इजराइल के हालात इस वक्त बहुत ही नासाज हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी की बात है। कुर्सी पे नेतन्याहू की सांस अटकी हुई है। नेतन्याहू की जान इस वक्त हमास से कंट्रोल में है और नेतन्याहू चाहते हैं कि जंग कैसे भी आगे बढ़ता रहे। इजरायली डिफेंस फोर्स चाहती है कि जंग को खत्म कर दिया जाए या जंग को बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से जंग को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन हालात बदल रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान में पहुंचकर हवाई हमला करके 6 मिसाइलें दाग करके हमास के लीडर का बैरूत में कत्ल कर दिया, उसके बाद हिजबुल्लाह बिल्कुल बौखला गया है। हसन नसरुल्लाह बिल्कुल बौखला गए हैं। हिजबुल्लाह ने लगातार 62 मिसाइलें फायर की, जिसके बाद इजराइल के इलाके से बहुत सारे इजरायलियों को निकल करके दूसरे इलाकों में शिफ्ट होना पड़ा। हालात इस हद तक नासाज हो चुके हैं कि इजराइल में 2 लाख से ज्यादा इजरायली नागरिकों को इजराइल के दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है जब से 7 अक्टूबर की जंग शुरू हुई है। और अब हालात इस हद तक खराब होते जा रहे हैं कि 80,000 से ज्यादा इजरायली तो लेबनान हिजबुल्लाह बॉर्डर से भागे हैं, वहां से दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाकायदा इजराइल का अखबार इस बारे में खबरें दे रहे हैं, इजरायली मीडिया इस बारे में जानकारी दे रही है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन भी इस बात को कह रहा है कि 75,000 से ज्यादा लेबनानी तो खुद लेबनान के हैं जो इजराइल और लेबनान बॉर्डर से दूर हट चुके हैं, लेकिन 80,000 की एक ऐसी आबादी है जो इजरायली है, जो इजराइल के हैं और उन्हें अपना घर मकान परिवार छोड़ करके, खेत खलियान छोड़ करके दूर दराज के इजरायली इलाकों में जाकर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब ये है इजराइल की ताकत, ये है इजराइल की डिफेंस फोर्स और ये है इजराइल का मोसाद, जो दुनिया भर में अपने ताकत का लोहा मनवाने के लिए जाना जाता है, या लोहा मनवाना जाता है या फिर कहिए तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इजराइल के लिए जंग को आगे बढ़ाना एक मजबूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जंग लंबे समय तक खिंचता रहे ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, और इजरायली सेना चाहती है कि बीच में जंग खत्म हो, क्योंकि ज्यादातर उसके सैनिक अस्पतालों में भर्ती हैं। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब से 7 अक्टूबर के बाद गाजा में इजरायली सेना ने कदम रखा, उसके बाद उसका जीना मुहाल हो चुका है। गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद गाजा में ही इजराइल का कब्रगाह बनता जा रहा है। इजरायली सैनिक गाजा पर कब्जा करने के बावजूद भी इजराइल को जीत नहीं दिला पा रहा है। इजराइल लगातार इस गाजा की जंग को हार रहा है। हमास इन पर भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि किसी भी इलाके में उतरकर अगर किसी भी लोकल संगठन से जंग लड़ने की शुरुआत होती है, जैसे हमास से इजराइल जंग लड़ रहा है, तो उसके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि गाजा के चप्पे चप्पे पर हमास की निगरानी है। हमास सुरंगों के जरिए, टनल के जरिए बाहर निकलता है और इजराइल की टैंकों को, इजराइल के मिलिट्री व्हीकल को, इजराइल की सेना को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर भाग जाता है। और इस दौरान इजरायली सेना तड़प कर रह जाती है। उन्हें बार बार अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ रहा है। एक बड़ी संख्या हम आपको कई बार बता चुके हैं जो अस्पतालों में है। हालात यह है कि 60,000 इजरायली सैनिक ऐसे हैं जो अपाहिज हैं और अपाहिज हालात में उनका इलाज हो रहा है। 12,500 ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो बिल्कुल डिक्लेयर हो चुके हैं कि वो पूरी तरीके से अपाहिज हो चुके हैं, शायद वो सेना में किसी काम के लायक नहीं बचे। और परमानेंट अपाहिज होने वाले, जो लगातार हमेशा के लिए अपाहिज होने वाले जो सैनिक हैं, उनकी तादाद 12,500 से बढ़ करके 20,000 तक पहुंचने के आसार भी नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जाता है, वो भी बाकायदा इजरायली मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल गाजा की जंग को शिफ्ट करना चाहता है लेबनान की तरफ, इससे अमेरिका भी चिंतित है, इससे यूरोपीय यूनियन भी चिंतित है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में समझौता करा दिया जाए, मामले को शांत करा दिया जाए और इस जंग को, यानी गाजा की जो जंग है, उसे एक और नए जंग के तौर पर हिजबुल्लाह के साथ शुरू होते हुए ना देखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से लेबनान का हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है, अगर इजरायली सेना गाजा में जंग को खत्म कर देती है तो हमास बाकायदा हिजबुल्लाह के साथ मिलकर लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमला करेगा और युद्ध लगातार बढ़ेगा। लेबनान के साथ जंग शुरू करने का मतलब है कि इस जंग में ईरान भी कूदेगा। ईरान के इस जंग में कूदने के बाद यह भी संभव है, यह भी मुमकिन है कि इस मामले में सीरिया भी दखल देगा, और जब सीरिया इस मामले में दखल देना शुरू करेगा तो पीछे पीछे रूस को भी मिडिल ईस्ट में
हथियार गोला बारूद पहुंचाने का मौका मिलेगा और रूस भी खुल्लम खुल्ला अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जो इसराइल के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। वहीं यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका को लगता है कि कहीं नेतन्याहू लेबनान के साथ जंग शुरू करके अपनी सियासत की नई पारी शुरू कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन यानी व्हाइट हाउस को यह लगता है कि कहीं नेतन्याहू अपने सियासी मफाद के लिए, सियासी फायदे के लिए, राजनीतिक मतलब के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए लेबनान के साथ जंग शुरू ना कर दे किसी न किसी बहाने, और वो होता नजर भी आ रहा है। इस तरीके से बैरूत में जा करके इजरायली हमला किया गया जिसमें हमास के एक लीडर को मार दिया गया, उसके बाद ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ भी बाकायदा इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इस मामले पर ठंडा पानी डाला जा सके। एंटनी ब्लिंकन लगातार मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस जंग को फैलने से रोका जाए। लेकिन इजराइल लगातार अमेरिका को कठपुतली की तरह नचा रहा है, अमेरिका नाच रहा है और इजराइल तमाशा देख रहा है। इजराइल को लगातार गोला बारूद मिल रहे हैं, फाइटर जेट मिल रहे हैं, इजराइल को अमेरिकी हथियार मिल रहे हैं जिनकी मदद से वो गाजा में नरसंहार कर रहा है, फलस्तीनियों को चुन चुन कर वो मार रहा है। हालात इस हद तक नासाज हैं कि 22,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की गाजा में मौत हो चुकी है, जिसमें से 9,000 से ज्यादा, जो तकरीबन 10,000 करीब में आंकड़ा बताया जा रहा है, वो ऐसा है जो बच्चों की संख्या है। इसमें ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि 1,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो एक पैर कट चुके हैं या दो पैर कट चुके हैं। तो खुद यूनिसेफ कह रहा है कि इस वक्त गाजा में हालात खराब हैं, खासकर बच्चों के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लहरा दिया है और ये लाल झंडा लहराने का मतलब है बदले की कार्रवाई। और बदले की कार्रवाई इसलिए क्योंकि ईरान में बुधवार के रोज जो हमला हुआ उसमें मारे जाने वाले लोगों की तादाद अब तक 200 से ज्यादा हो चुकी है। ईरान में 2 बम ब्लास्ट हुए बुधवार के रोज और बुध के रोज जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है बाद में। आईएसआईएस वो हथकंडा है जिसके जरिए पश्चिमी देश अपना मंसूबा तय करते हैं। जिस देश पर ये अचानक खुद से हमला नहीं कर सकते वहां पर आईएसआईएस को पेश किया जाता है, आईएसआईएस को इस्लामिक संगठन के तौर पर पेश किया जाता है। हालांकि उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता, उसके नाम मुसलमानों के जैसे हैं, लेकिन कई बार यह संदेह जताया जाता है कि ये अमेरिका और इजराइल के एजेंट हैं जो आईएसआईएस के तौर पर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। इजराइल और अमेरिका जहां फेल होते हैं वहां आईएसआईएस जैसे संगठन को खड़ा कर देते हैं और ये आईएसआईएस अब तक 2 बम ब्लास्ट करके 200 से ज्यादा ईरानियों को मार चुका है। ईरान इस बारे में बदला लेने के लिए बातें कह रहा है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। ईरान में बाकायदा 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले को लेकर के। कासिम सुलेमानी वो मिलिट्री जनरल रहे हैं ईरान के जिन्होंने आईएसआईएस को खत्म करने में, जड़ से खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन अमेरिका ने उनको अपने एक ड्रोन अटैक में मार दिया, कत्ल कर दिया। ईरान इनको शहीद मानता है और ईरान इनकी 4वीं बरसी मना रहा था। बुधवार के रोज इनकी कब्र पर जब बहुत बड़ी ईरानी आबादी पहुंची वहां बम ब्लास्ट हो गया और जब बम ब्लास्ट हुआ, लगातार 2 बम ब्लास्ट हुए और जिसमें पहले तो 103 लोगों के मारे जाने की खबर आई, लेकिन जो घायलों की संख्या है वो बढ़ी थी और बढ़ती हुई घायलों की संख्या के बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 200 हो गया। अब हालात ये है कि आईएसआईएस ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बस पर भी हमला कर दिया। यानी आप सोचिए कि अमेरिका, इजराइल कहां तक अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। ईरान पर हमला किया, आईएसआईएस इतने दिनों तक शांत था, 24 घंटे या 30 घंटे के बाद आप समझिए कि आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इस हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद अब काबुल में बम धमाके जो हुए हैं उसमें भी जो लोग मारे गए हैं उसके बाद आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। यानी अफगानिस्तान तक आईएसआईएस पांव पसार रहा है और लोगों को मार रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि जहां जहां अमेरिका, इजराइल हमले नहीं कर सकते वहां इनका एक मोहरा है, उसका नाम है आईएसआईएस और वो वहां जाकर के हमले कर रहा है। और आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अपने इस हथकंडे में कई दफा ये लोग कामयाब भी हुए हैं। आईएसआईएस का आतंक मिडिल ईस्ट में बहुत लंबे समय तक रहा है, जिसको वहां के लोगों ने, अरब के ही लोगों ने या ईरान के लोगों ने या मिडिल ईस्ट के लोगों ने अगर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट के लोगों ने मिलकर के आईएसआईएस को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जिस आईएसआईएस को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल निभाया जनरल कासिम सुलेमानी ने, उसके ऊपर हमला कर देता है अमेरिका, उनको मार देता है। तो सोचिए आईएसआईएस का हितैषी कौन है और आईएसआईएस का समर्थक कौन है, आईएसआईएस का माई बाप कौन है। इस बारे में कोई भी चीज छुपी नहीं है। बशर्ते यह है कि जो दुनिया के सुपर पावर देश अपने आप को बनते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं में अक्सर उनका नाम होता है और अपने नाम को छिपाने के लिए आईएसआईएस के नाम को सामने ला दिया जाता है। ईरान अपने ऊपर हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बता रहा है।
लगातार इजराइल को जिम्मेदार बता रहा है, जबकि आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। ईरान भी इस चीज को समझ रहा है कि आईएसआईएस की हकीकत क्या है। वहीं दूसरी तरफ 22,835 फलस्तीनियों की गाजा में मौत हो चुकी है। 9,600 से ज्यादा छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है गाजा में इजरायली हमलों में। इसके साथ ही कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली ड्रोन हमले में 7 फलस्तीनियों को मार दिया गया है, इनकी मौत हो गई है। अल जजीरा के जो पत्रकार हैं, जो अपने पूरे परिवार को अपने आंखों के सामने खोते हुए देख चुके हैं, अब उनका पत्रकार बेटा भी इजरायली हमले में मारा गया है, इजरायली हमले में मार दिया गया है। उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया है। अल जजीरा के गाजा ब्यूरो चीफ जो हैं वायल दहदौर, इनका बेटा जिसका नाम था हमजा दहदौर, ये भी अल जजीरा के लिए काम करते थे। इनकी इजरायली हमले में मौत हो गई है। 2 पत्रकारों पर इजराइल ने हमला किया और इजरायली हमले में 2 पत्रकारों की मौत हो गई और दोनों ही फलस्तीनी पत्रकार थे, जिसमें से एक पत्रकार वायल दहदौर के बेटे थे और वायल दहदौर खुद भी गाजा के ब्यूरो चीफ हैं। तो सोचिए, इजराइल चुन चुनकर पत्रकारों को मार रहा है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी पत्रकारों की निशानदेही की गई है, जिनकी हत्या इजराइल ने किया है बाकायदा निशाना साधकर। तो सोचिए, इजराइल पत्रकारों का भी कितना बड़ा दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि सटीक जानकारी गाजा से बाहर आ सके। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल ने वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए व्हाइट हाउस से जुड़ी एक जानकारी को शाया किया है और इस जानकारी में बताया गया है कि जो बाइडन यानी व्हाइट हाउस को यह लगता है कि कहीं इजराइल अपने निजी मफाद के लिए इस जंग को आगे न बढ़ा दे। इसमें यह भी बात का जिक्र किया गया है कि इजराइल गाजा से जंग को जल्दी खत्म करना चाहता है और इस जंग को खत्म करने के साथ अगर ये जंग खत्म होती है तो नेतन्याहू का सियासी भविष्य बिल्कुल अधर में हो जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत से मामले चल रहे हैं कोर्ट में। इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है, पॉलिटिकल कैरियर उनका खत्म हो सकता है और अपने इसी पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए वो जंग को नया विस्तार दे सकते हैं। और व्हाइट हाउस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस जंग को नए तौर तरह से किसी दूसरे इलाके में शुरू किया जाए, मसलन लेबनान। आपको बता दें कि जिस तरीके से इजराइल हमास के ऊपर हमला करने के नाम पर आम लोगों को मार रहा है, ये दुनिया के किसी भी कानून में जायज नहीं ठहराया जा सकता। यूनाइटेड नेशन खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का अपना अस्तित्व भी खतरे में आ गया है, क्योंकि क्या फायदा इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन का जिसका इजराइल के ऊपर ही कोई बस नहीं चल पाता। अमेरिका उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है और अमेरिका के हाथों में कठपुतली के तौर पर यूनाइटेड नेशन देखा जा रहा है। उसका अपना अस्तित्व बिल्कुल खतरे में आ चुका है। अब उसके रहने और न रहने से कोई फायदा नहीं है दुनिया के किसी भी देश के लिए, लेकिन इसका फायदा अमेरिका उठा रहा है, इसका फायदा इजराइल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, फलस्तीन के लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं, उन्हें दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। दुनिया के 56-57 देश ऐसे हैं जिसमें से 22 तो सिर्फ अरब हैं। अरब का ही पार्ट माना जाता है फलस्तीन, लेकिन अपना जमीर बेचकर खाने वाले अरब के देश अमेरिका के आगे वो नतमस्तक हैं। इजराइल की चमचागिरी में वो खुद को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उनकी खुशी फलस्तीन गाजा को बचाने में नहीं है, इंसानियत को बचाने में नहीं है, बल्कि जो खुशी उन्हें अमेरिका को गुलामी मिल रहा है, मोहम्मद की गुलामी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप चाहें वहां शेयर कर सकते हैं, बशर्ते आप उसे डाउनलोड करके री अपलोड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब ऐसा करने से आपको रोक देगा। आपका फेसबुक पेज या फिर जो यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज या फिर टर्मिनेट भी हो सकता है। फिलहाल हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा जगहों पे शेयर करने का कष्ट करें, बाकी सब चीजें अपने आप यूट्यूब और फेसबुक देख लेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।